हम्म। ठीक ठीक। एन- ठीक है ना। हम्म। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अरब इन्वेजन ओवर इंडिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत पर कैसे अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया 712 में, है ना। और कैसे उसने इंडिया में जजिया कर लगाया। टैक्स लगाने के बाद कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हुई 715 एडी में। ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का क्या था कि वो भारत आया और उसने भारत आने के बाद थोड़े ही टाइम के लिए रूल किया, लेकिन कहते हैं कि उसके आने के बाद क्या हुआ कि एक तरीके से जो दूसरे आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करना चाह रहे थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक प्लान बना लिया कि अब हम भारत में आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो भारत का बॉर्डर था या नॉर्थ वेस्टर्न जो सीमा थी उसकी, वो पूरी तरीके से छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। ठीक। इसलिए इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि भारत में आक्रमण किया जाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मतलब भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना, भारत में जब मोहम्मद बिन कासिम आया उसने कोई शासन नहीं स्थापित किया। उसके बाद जो शासक आए जैसे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में धीरे धीरे मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में अगर बात करें तो इसका जन्म 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? गजनी, अफगानिस्तान में। ठीक है जी। इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन और इन्होंने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। बचपन से ही सुबुक्तगीन ने महमूद को युद्ध नीति, कूटनीति, घुड़सवारी, तीरंदाजी सब कुछ सिखाया। ठीक है। और धीरे धीरे महमूद अपने पिता के साथ, सुबुक्तगीन के साथ युद्ध में जाने लगा। ठीक है। और उसकी योग्यताओं से खुश होकर सुबुक्तगीन ने अफगानिस्तान में खुरासान नामक जगह का गवर्नर बना दिया अपने लड़के महमूद को। ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे जितना समय बीतता गया उसके बाद धीरे धीरे चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई। अब सुबुक्तगीन के अंतिम समय में उसकी अनबन उसके लड़के, सबसे बड़े लड़के महमूद से होने लगी। ठीक है। अब सुबुक्तगीन को लगता था कि
ये मेरी इज्जत नहीं करता, तो मैं इसे क्या अपना उत्तराधिकारी कभी नहीं बनाऊंगा। ठीक। तो इसने क्या किया, सुबुक्तगीन का एक और लड़का था सबसे छोटा, जिसका नाम था इस्माइल। सुबुक्तगीन ने अपने छोटे लड़के इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरे मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, मेरा लड़का इस्माइल बैठेगा। ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की, गद्दी पर कौन बैठ गया, इस्माइल। ठीक है। अब महमूद बड़ा लड़का था, और महमूद एक अच्छा शासक भी था, एक गवर्नर भी था। तो उसे लगा कि गद्दी का असली मालिक कौन हूँ, मैं हूँ। ठीक है। तो मैं ही गद्दी पर बैठूंगा। तो इसने क्या किया, महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल से बात की कि भाई ये गद्दी मुझे दे दे। ठीक है। लेकिन इस्माइल ने इस बात को देने से मना कर दी। इसने कहा कि ये जो सल्तनत है या ये जो साम्राज्य है मेरे पिता ने मुझे दिया है, तो मैं आपको ये नहीं वापस करूंगा। ठीक है। तो जब उसने ये करने से मना कर दी, तो महमूद ने क्या किया, उस पर अटैक किया, उसे जेल में डाल दिया, और उसकी वहीं मृत्यु होगी। और इस तरीके से महमूद गजनवी साम्राज्य का शासक बन गया, और उसने 997 से लेकर 1030 तक गजनी साम्राज्य पर गजनी साम्राज्य पर शासन किया। ये तो बात थी महमूद गजनवी की कि वो अफगानिस्तान में क्या कर रहा था। ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो इंडिया में क्या कर रहा था, और इंडिया में अटैक करने के लिए आया क्यों। देखो, महमूद गजनवी के इंडिया में अटैक करने कई सारे कारण बताए जाते हैं कि जैसे वो क्या था, एक तो एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। ठीक है। दूसरा क्या था कि वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है। और तीसरा ये था कि उसने इंडिया में कई सारे जो इतिहासकार थे उनसे ये सुना था कि इंडिया में बहुत धन दौलत है। ठीक है। इंडिया के राजा महाराजाओं के पास बहुत सारी धन दौलत है, उनके मंदिरों में बहुत सारी धन दौलत है, उनके घरों में, उनके महलों में। ठीक है। और यहाँ कोई भी ऐसा राजा नहीं है कि जो हमें रोक सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर अटैक कर देना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए और कब कब किए। महमूद गजनवी के भारत पर भारत पर आक्रमण। महमूद इन्वेजन ओवर इंडिया। कहा जाता है कि महमूद ने 1000 से लेकर 1026 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक, 1000 से लेकर 1026 के। अब हम 17 के 17 तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल भी नहीं बनेंगे। जितने इंपॉर्टेंट है उनसे सवाल बनते हैं वही सारे पढ़े जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहला आक्रमण कहाँ था। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण था सीमांत सीमांत प्रदेश पर, मतलब इन्वेजन ओवर बॉर्डर एरिया। महमूद गजनवी के जो आक्रमण था उसमें सबसे पहला उसका आक्रमण कहाँ था, सीमांत प्रदेशों पर। ठीक है। यहां पर इसने अटैक किया 1000 ईस्वी में। यहां यह आक्रमण किया इसने, लेकिन इसे इतिहासकार कुछ इंपोर्टेंट या इंपोर्टेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। यहां इसने क्या किया, कुछ प्रांतों पर अधिकार किया इसने। तो इसने 1000 में कुछ प्रांतों पर यहाँ अधिकार किया। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, लेकिन पहला है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद जो इसका अगला इंपॉर्टेंट अटैक था वो था जयपाल के खिलाफ। जयपाल से संघर्ष 1001 स्ट्रगल विद
स्ट्रगल विद जयपाल। जयपाल 1001। जयपाल एक हिंदू राजा थे, हिंदू राजा। और ये कहाँ के राजा थे जी? पंजाब के। तो जयपाल एक हिंदू राजा थे और पंजाब के राजा थे, ठीक है। वैसे तो जयपाल पहले भी 2 बार सुबुक्तगीन से हार चुका था, यानी कि महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, उनसे जयपाल 2 बार हार चुका था, लेकिन अभी भी इसके पास इतनी सेना थी कि वो किसे हरा सके? महमूद को हरा सके, या महमूद से टक्कर ले सके, ठीक है। तो इसने क्या किया, जयपाल ने अपनी एक सेना तैयार की, ठीक है। जब इसे लगा कि महमूद गजनवी पंजाब पर अटैक करने आ रहा है, तो इसने एक सेना तैयार की, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 27 नवंबर 1001, इन दोनों के बीच में 27 नवंबर 1001 में एक लड़ाई होती है, जिसका नाम था बैटल ऑफ पेशावर, यानी कि पेशावर की लड़ाई या पेशावर का युद्ध, पेशावर की लड़ाई, ठीक है। यह लड़ाई पंजाब के राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुई, ठीक है। इस लड़ाई में जीत किसकी हुई? महमूद की। महमूद विजयी रहा, विजयी रहा। अब महमूद विजयी रहा, इसने लड़ाई में कहा जाता है कि महमूद ने इसके जो फैमिली मेंबर थे, जैसे इसके पोते थे, इसके कुछ बच्चे थे, इसकी पत्नियां थी, सबको बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया, ठीक है। साथ ही साथ इसने इससे बहुत सारी धनराशि भी मांगी, वो भी जयपाल ने दी। अब जयपाल इन सब चीज से इतना परेशान हो गया था कि उसे लगा कि यार ये बहुत गलत हुआ है, ठीक है, और वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली और अपना सारा साम्राज्य अपने लड़के आनंद पाल को सौंप दिया, ठीक है जी। तो जयपाल ने अपना सारा साम्राज्य, अपनी सारी सेना, अपना सारा राजपाट किसे सौंप दिया? आनंद पाल को सौंप दिया। और आनंद पाल को सौंपने के बाद खुद उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, ठीक है जी। तो ये था इसका दूसरा आक्रमण, जिसमें इसने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया 1001 में, और दोनों के बीच लड़ाई हुई 27 नवंबर 1001 में, पेशावर की लड़ाई। और इस लड़ाई में कौन विजयी रहा? जयपाल नहीं, महमूद विजयी रहा इस लड़ाई में, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ फिर क्या हुआ, जो इसका अगला आक्रमण था, मतलब तीसरा नहीं था, 2-3 छोड़ के था, ये इसने किया आनंद पाल के खिलाफ। आनंद पाल से संघर्ष। हम वही इसके आक्रमण पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो सवाल आ सकते हैं जिनसे, ठीक है। अब इसने क्या किया, आनंद पाल से फिर से संघर्ष किया। अब ये आनंद पाल से लड़ाई लड़ने के इसके पास कई सारे कारण थे, ठीक है। पहला कारण तो इसके पास ये था कि आनंद पाल किसका पुत्र था? जयपाल का, ठीक है। और जयपाल को पहले भी हरा चुका था, ठीक। दूसरा इसके पास कारण ये था कि ये पंजाब का शासक था और अभी भी महमूद ने पंजाब पर कब्जा नहीं किया था, और उसे लगता था कि जब तक वो पंजाब पर कब्जा नहीं करेगा तब तक वो भारत के भीतरी भागों पर आक्रमण नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरा कारण ये हो गया, ठीक है। पहला जयपाल और दूसरा पंजाब। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो ये था कि ये जो राजा थे ये राजपूत थे, ठीक है। महमूद को लगता था कि भारत की एक जाति, शूरवीर जाति जिनका नाम है राजपूत, अगर उन्हें हरा दिया जाएगा, ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं कि भारत के किसी भी राजा को हरा सकते हैं, ठीक है। जो इनका संगठन था राजपूत राजाओं को और राजाओं के साथ, तो इनका प्लान था कि हम इन्हें हराएं तो कहीं ना कहीं भारत को धक्का लगेगा और भारत के सारे राजा क्या हो जाएंगे, हमसे डर जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कारण थे और इन 3 कारण की वजह से इसने क्या किया, इन पर अटैक किया, ठीक है। कहा यह जाता है कि इस लड़ाई के फर्स्ट फेज में, इस लड़ाई के फर्स्ट फेज में या प्रथम चरण में यह कहा जाता है कि 4000 मुस्लिमों को मार दिया गया था, 4000 मुस्लिमों को मार दिया गया था, ठीक है। लेकिन इस लड़ाई में क्या हुआ कि जो आनंद पाल था वो अपने हाथी पर बैठा हुआ था,
और जैसे ही उसके हाथी ने इतनी भीड़ देखी तो उसका हाथी घबरा गया और उसका हाथी क्या हुआ, उससे गिर गया। ठीक, जब वो अपने हाथी से गिर गया तो इस से पूरी आनंदपाल की सेना को लगा कि शायद हमारा राजा मारा जा चुका है और ऐसा हो सकता है कि हम भी मारे जाएं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं इसके बाद सेकंड फेज में, जो इस लड़ाई का सेकंड फेज था, दूसरा चरण था, उसमें कहते हैं कि जब ये सारी सेना भाग गई तो उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ 20,000 हिंदुओं को मारा गया, 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। ठीक है, तो ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई धार्मिक लड़ाई भी मानी जा सकती है। ठीक है, कि अगर आप 4,000 मार रहे हो तो हम आपके 20,000 मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें आनंदपाल हार गया और आनंदपाल यहाँ से भाग गया। ठीक है, महमूद गजनवी का जो सबसे महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपोर्टेंट जो आक्रमण इसका माना जाता है वो माना जाता है सोमनाथ पर विजय। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1025 में 1025 ईस्वी में या एडी में गुजरात के गुजरात के गुजरात के सोमनाथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, 1025 में महमूद ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि इस मंदिर में 1,000 पुजारी थे। ठीक है, और इस मंदिर में 10,000, इस मंदिर से लगे हुए कितने गांव थे, 10,000 गांव थे जो इस मंदिर की देखरेख किया करते थे। ठीक, इस मंदिर में सोने चांदी की कमी नहीं थी। ठीक है, बहुत सोना चांदी था और इसकी कहानी कहीं ना कहीं महमूद ने सुनी हुई थी। अब महमूद का यह प्लान था कि कैसे भी करके सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया जाए और यहाँ से सारी धन दौलत लूट ली जाए। ठीक, सोमनाथ गुजरात में। अब यहाँ के उस समय राजा थे जिनका नाम था भीमदेव। भीमदेव राजा थे। अब भीमदेव को जब लगा कि महमूद अपनी सेना लेकर यहाँ आ रहा है सोमनाथ में, तो उसने क्या किया, उसने लड़ने के बजाय भागना पसंद किया। ठीक है, और वो यहाँ से भाग गया। कहा जाता है कि जब ये यहाँ से चला गया तो उसके बाद महमूद के सामने कोई भी राजा ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके। तो महमूद ने क्या किया, फिर महमूद ने यहाँ आक्रमण किया। सबसे पहले मंदिर को तोड़ा, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा। ठीक है, यहाँ कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ 50,000, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है, 50,000 हिंदू जो थे उनका कत्लेआम किया गया। 50,000 हिंदू एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। शायद ऐसा हो भी सकता है और शायद ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर भी जब इतिहासकारों का कहना है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सच हो सकती है। तो 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। ठीक है, उसके बाद ये नहीं, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन बहुत थी, चलो ऐसा मानते। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं, इस लड़ाई में कहते हैं कि यहाँ से इसे 2 करोड़ दिनार का जो माल था वो हाथ लगा इसके। ठीक है, 2 करोड़ दिनार, ये जो सोने चांदी थे उतनी रकम का इसके माल हाथ लगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ जी, यहाँ से इसने जो मूर्ति थी मंदिर की, जो मूर्तियां थी मंदिर की, उन्हें तोड़ा। उन्हें तोड़ने के बाद कहाँ भिजवाया इसने, मक्का, मक्का मदीना भिजवा दिया। और मक्का मदीना में क्या किया गया, उन मूर्तियों को मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगा दिया गया। ठीक है, और मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगाने का क्या कारण हो सकता है इसका, जी इसका कारण सिर्फ यही होगा कि जब भी कोई वहाँ हज करने जाएगा या कोई वहाँ घूमने जाएगा या वहाँ कोई तीर्थ स्थल पर कोई जाएगा तो वो क्या करके जाएगा, सबसे पहले उन पर पैर रख के जाएगा और इससे क्या होगा, इनका अपमान होगा। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं लड़ते थे, ये धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ते थे। ठीक है, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और अपने धर्म को प्रमोट किया करते थे और इस चक्कर में दूसरे के धर्म को
नीचा दिखाया करते थे, ठीक है। ऐसा ही एक शासक कौन था, महमूद गजनवी था, ठीक है। उसने क्या किया, मंदिर को, मूर्ति को तोड़ा, वहां 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम मचाया, 2 करोड़ दिनार के वहां से संपत्ति ले गया। उसके बाद उनकी मूर्ति जो तोड़ी थी उन्हें मक्का मदीना भेज दिया कि सीढ़ियों पे लगा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई वहां जाएगा वो क्या करेगा, पैर रखेगा, ठीक है जी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट अटैक बताया जाता है। कहते हैं उसके बाद जब महमूद यहाँ से चला गया तो भीमदेव वापस आया, और वापस आने के बाद भीमदेव ने फिर से ये मंदिर बनवाया, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो बाद में आप उसको मदद भी ना करो, ठीक है। अगर आप अपने मंदिर को नहीं बचा सकते हो तो आप बाद में जाकर उसे बनवाओ भी मत, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जी, मूर्तियां चली गई, धन दौलत चला गया, एक बार जो चीज लूट गई वो लूट गई, फिर ठीक है, उसे आप कितना सही कर लो फिर से ठीक कभी नहीं होगी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ के बाद क्या हुआ कि अब ये अटैक किया इसने। इसके बाद जब ये गजनी जा रहा था, महमूद गजनवी जब गजनी जा रहा था, अफगानिस्तान अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है सिंध, सिंध। और कहते हैं सिंध में जो जाट थे, सिंध के जाट, इन्होंने क्या किया, महमूद पर अटैक किया, इक्का दुक्का अटैक किया, और इसका कुछ माल लूटने की कोशिश की, है ना। उस समय तो महमूद ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो चला गया। लेकिन उसके अगले ही साल यानी कि 1026 में महमूद महमूद ने भारत पर महमूद ने भारत पर अपना अपना अंतिम अंतिम अभियान किया, ठीक है। तो महमूद ने 1026 में भारत पर अपना अंतिम अभियान किया, और ये किसके खिलाफ था, सिंध के जाटों के खिलाफ, ठीक है। तो ये था जी सिंध के जाटों के खिलाफ था, ठीक है। ये महमूद का भारत पर आखिरी आक्रमण था, ठीक है। और इसे करने के बाद वो यहाँ से चला गया, और इसके 4 साल बाद यानी कि 30 अप्रैल 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसके बाद इसका सारा का सारा शासन खत्म हुआ, ठीक है। प्राकृतिक मौत, इतने सब काम करने के बाद भी ये लोग प्राकृतिक, इनकी मृत्यु हो जाया करती थी, ठीक है। और मृत्यु में इनका किसी राजा ने इसकी हत्या नहीं की, ठीक है, या ये कहा जाए किसी राजा ने हत्या की या किसी लड़ाई में इसकी हत्या हुई है। इसकी मृत्यु कैसे हुई, एक प्राकृतिक मौत थी इसकी, ठीक है जी। जैसे कल हमने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास हमें कौन से ग्रंथ से मिलता है, चचनामा ग्रंथ से मिलता है, ऐसे ही महमूद गजनवी का इतिहास भी हमें 2 पुस्तकों से देखने को मिलता है, ठीक है जी। पहली पुस्तक का नाम है शाहनामा, शाहनामा। ये एक फारसी भाषा में लिखी गई है, और इसके लेखक का नाम है फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है, और कौन सी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। इस किताब को लिखने से पहले महमूद ने फिरदौसी को यह कहा था कि मेरे जीवन के बारे में आप सारी कहानी लिखो, कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है और कैसे कैसे किया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब करो। तो फिरदौसी ने ग्रंथ लिखना स्टार्ट किया। यहाँ महमूद ने एक बात कही थी कि आपको हर एक छंद पर एक सोने का सिक्का दिया जाएगा, छंद पर सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, ये शर्त रखी गई कि जितना भी आप लिखोगे उस पर क्या किया जाएगा, एक छंद पर आपको एक सोने का सिक्का दिया जाएगा, ठीक है जी। अब ये ग्रंथ इसने लिखना स्टार्ट किया। कहा जाता है कि ये ग्रंथ बहुत लंबे टाइम तक लिखता गया, 30 साल लगे से लिखने में, ठीक है। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें 10,000 छंद थे, ठीक।
तो जब ये पूरा बन के तैयार हो गया तो इसमें 10,000 छंद हो गए, है ना। अब जब ये बात किसे पता चली, महमूद को, कि भाई इसने तो लिख दिया है ग्रंथ, है ना, तो महमूद ने क्या किया, सोने के सिक्के भिजवा दिए। लेकिन जिन सैनिकों के हाथ से भिजवाए थे वो सैनिक क्या थे, वो लालची थे। उन सैनिकों ने क्या किया, सोने के सिक्के की जगह चांदी के सिक्के दे दिए, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो फिरदौसी ने ये पुस्तक लिखी है इसमें बेवजह या फिजूल की बातें ज़्यादा हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया फिर, उस सोने के सिक्के की जगह चांदी के सिक्के दे दिए उसे, है ना। जब ये फिरदौसी को पता चला कि ये सोने की जगह चांदी के सिक्के, तो उसे लगा कि शायद महमूद ने ऐसा किया, और वो नाराज होकर कहाँ चला गया, वहां से चला गया। जब वो नाराज होकर वहां से चला गया, तो उसके बाद कहा जाता है कि महमूद को गुस्सा आया, महमूद क्रोधित हुआ, महमूद ने कहा कि हमारा भाई पालन कैसे नहीं किया आपने बात का, है ना। लेकिन जब बाद में महमूद को पूरी सच्चाई पता चली कि ये सैनिकों ने किया है, तो उसके बाद कहा जाता है कि महमूद ने 10,000 की जगह 60,000 सोने के सिक्के भिजवाए। किसे, फिरदौसी को 60,000 सोने के सिक्के भिजवाए, गोल्ड कॉइन्स। अब जैसे ही 60,000 सोने के सिक्के महमूद के जो सैनिक थे वो लेके गए फिरदौसी के पास, तो कहते जिस समय वो वहां पहुंचे उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसका जनाजा उठाया जा रहा था। ठीक है, जब वहां वो गए तो जब उसका जनाजा उठाया जा रहा था, तो उन सैनिकों ने उस फिरदौसी की लड़की से कहा कि भाई ये आपके पिता की अमानत है, इसे आप रख लीजिए। तो यहाँ एक सरल और बिल्कुल सीधा जवाब देते हुए उसने कहा कि जिसने ये कमाया था वो मर चुका है, तो इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो आप ले जाओ इसे। ठीक है, ठीक है जी। तो ये ऐसे कहानी थी, एक किताब लिखी गई जो महमूद के बारे में, उसके जीवन के बारे में, पहली किताब हमने आपको ये बताई। एक और किताब लिखी गई थी जिसका नाम था किताब उल किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अब ये किताब उस समय के जो राइटर थे अल बेरूनी, एल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है, और ये लिखी गई थी कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी, एक फारसी में जी और एक अरबी में। इसमें तो चलो इसका इतिहास हो गया, किसने क्या क्या किया अपने जीवन में। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि भारत की उस समय राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी, भारत का कल्चर क्या था। ठीक है, भारत की ज्योग्राफी कैसी थी उस समय, भारत में राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, उनकी संस्कृति क्या थी, वो सब लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये दो किताब हैं जो कई बार पूछी जाती है महमूद गजनवी के बारे में। पहली का नाम है शाहनामा जो लिखी है फिरदौसी ने, और दूसरी का नाम है किताब उल हिंद जो लिखी है अल बरूनी ने। ठीक है, तो ये इतिहास था महमूद गजनवी का। लेकिन महमूद गजनवी ने, या महमूद गजनवी को कुछ उपाधियां भी दी गई हैं, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे महमूद को एक उपाधि मिली है यामीन, यामीन उद दौला, यामीन उद दौला। ठीक है, यामीन उद दौला लिखी गई है ना। अब कहते हैं जो यामीन उद दौला है, ये जो उपाधि है, इसका मतलब होता है जी साम्राज्य का, साम्राज्य का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ एम्पायर। ठीक है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरी जो उपाधि है यामीन उल मिल्लत, यामीन उल मिल्लत, इसका मतलब है मुसलमानों का, मुसलमानों का संरक्षक, का संरक्षक मतलब प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम्स। तो ये दो टाइटल मिले हैं किसे, महमूद गजनवी को। साथ ही साथ महमूद गजनवी पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा शासक था, पहला शासक था जिसने, जिसने सुल्तान की, सुल्तान की उपाधि, उपाधि धारण की। ठीक है जी,
तो ये 3 चीज आप याद रखेंगे इसके बारे में, है ना। तो यामीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, और पहला ऐसा शासक जिसने क्या टाइटल लिया था, सुल्तान की उपाधि ली थी। ठीक है जी। इसके बाद सभी ने सुल्तान की उपाधि लेनी स्टार्ट की, लेकिन पहला कौन सा शासक था, महमूद गजनवी था। तो ये इतिहास था महमूद गजनवी का। ठीक है जी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई, 30 अप्रैल 1030 में। ठीक है। उसके मरने के बाद ऐसा नहीं कि पूरा गजनवी साम्राज्य समाप्त हो गया, उसके मरने के बाद बहुत सारे शासक आए, जैसे मसूद, इब्राहिम, अहमद, ये सारे आए, है ना। लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे कि पूरे के पूरे साम्राज्य को चला सके। तो इसलिए क्या हुआ, बीच में अफगानिस्तान में 2 जगह थी, एक का नाम था हैरात और दूसरी का नाम था हैरात और मुल्तान। ठीक है। इनके बीच में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था, एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसका नाम था गौर, है ना। यहाँ पर कुछ शासकों ने मिलकर एक वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या पड़ा, गौर, गौर वंश पड़ा। ठीक है। और इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद या मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। ठीक है। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी 1173 में, 1173 एडी में गौर वंश का, गौर वंश का शासक बना, शासक बना। ठीक है। और शासक बनने के बाद इसने अपने अभियान कहाँ स्टार्ट किए, भारत में। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने 1175 से लेकर 1175 से लेकर 1205, 1175 से लेकर 1205 तक भारत में, भारत में अनेक आक्रमण किए, अनेक आक्रमण किए। ठीक है जी। तो जैसे महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे, ऐसे ही मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। क्यों, क्योंकि उसने भारत की धन दौलत की कहानियां सुनी हुई थी, उसने सुना हुआ था कि भारत में कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं कि जो हमें रोक सके, है ना। तो उसने अटैक करने स्टार्ट किए। ठीक है। सबसे पहला जो उसका आक्रमण था वो था जी 1175 में मुल्तान और उच्च पर, मुल्तान और उच्च। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2 जगह पड़ती है, मुल्तान और उच्च। यहाँ पर इसके पहले अटैक हुए। ठीक है। मुल्तान पर अटैक करने के बाद, कुछ किलो पर कब्जा करने के बाद, ये किसकी तरफ बढ़ा, उच्च की तरफ। ठीक है। कहा जाता है कि उस समय उच्च के जो राजा थे, यहाँ का जो राजा था उसका नाम था राजा भट्टी। ठीक है। राजा भट्टी था। और और कहते जो राजा भट्टी था, उसकी जो पत्नी थी वो किससे जाके मिल गई, मोहम्मद गोरी से। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने उसके सामने एक ऑफर रखा। मोहम्मद गोरी ने कहा कि अगर तू अपने पति को जहर दे देगी, अगर अपने पति को जहर दे देगी तो मैं क्या करूंगा, तुझे, तेरी लड़की को अपनी रानी बना लूंगा। ठीक है। ये शर्त रखी गई। तो उसने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे अपनी अपने पति को जहर दे दिया, और जहर देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब वो वापस गई मोहम्मद गोरी के पास, तो मोहम्मद गोरी ने ये कहा कि अब हम आपके साथ आपकी लड़की को अपनी रानी नहीं बना सकते। उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा कोई आपसे वादा किया ही नहीं था। ठीक है। ये तो मेरी एक चालाकी थी, जो मैं आपके पति को मरवाना चाहता था। ठीक है। आपके पति मर चुके हैं और उस पर मेरा कब्जा हो चुका है। ठीक है। तो कभी कभी तो हमारे राजाओं ने खुद से नहीं लड़ पाए इनसे, और कभी कभी कुछ धोखे की वजह से हमारे राजा मारे गए, है ना। चलिए, इसके बाद इसका जो अगला आक्रमण था वो था 1178 में, 1178 में। ठीक है। कहाँ पर, गुजरात में। अब इसने अपना अगला आक्रमण किया गुजरात में। ठीक। गुजरात में उस समय के राजा थे मूलराज,
मूलराज द्वितीय सेकंड। ठीक, कहा यह जाता है कि जो मूलराज द्वितीय थे ये बहुत पावरफुल राजा थे, है ना। और जैसे इन्हें पता लगा कि मोहम्मद गोरी इनसे आक्रमण करने आ रहा है तो इन्होंने एक अपनी पूरी की पूरी सेना तैयार की। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गोरी इनके पास आया तो इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, गुजरात में इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसे हम कहते हैं कशाह राधा, कशाह राधा की लड़ाई या कशाह राधा का युद्ध, कशाह राधा की लड़ाई 1178। ठीक है जी, 1178 में। ये किस किस के बीच हुई? मूलराज द्वितीय और मोहम्मद मोहम्मद गोरी के बीच। बैटल ऑफ कसार राधा 1178 में मोहम्मद गोरी और मूलराज के बीच हुई। इस लड़ाई में कौन जीता? मूलराज। इस लड़ाई में मूलराज जीत गया। हमारे हिंदू राजा भी जीते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू राजा हारे हैं, वो भी जीते हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। तो इस लड़ाई में कौन जीत गया जी? मूलराज जीत गया। और इस लड़ाई में जीतने के बाद उसने मोहम्मद गोरी को नहीं मारा। ठीक है, हमारे राजाओं की यही गलतियां रही है। हमारे राजाओं ने कभी भी किसी निहत्थे या किसी डरे हुए शासक को कभी नहीं मारा। अगर वो उस समय से मार देते तो शायद इसके बाद दिल्ली में कोई शासक ना आ पाता। ठीक है, और इनका काम यहीं खत्म हो जाना था। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी नहीं रुका। मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना फिर से तैयार की और इसके बाद उसने भारत में 3 लड़ाइयां महत्वपूर्ण लड़ी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के द्वारा द्वारा लड़ी गई, मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े लड़ी गई लड़ाइयाँ या लड़े गए युद्ध। ठीक है, इसमें इसने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक, सबसे पहली 1191 में इसने तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की पहली लड़ाई लड़ी। मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ? भारत के राजा पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ठीक है जी, उसके बाद इसने दूसरी लड़ाई लड़ी अगले ही साल 1192 में, जिसे हम तराइन की तराइन की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। तराइन हरियाणा में एक जगह है, वहां पर ये लड़ाई हुई, तराइन की लड़ाई। ठीक है, ये भी किस किस के बीच थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, ये भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ी। पहली जो लड़ाई थी उस लड़ाई में जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है, लेकिन दूसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गोरी की जीत हुई, मतलब इनकी हार हुई। ठीक है, और इनकी हार के बाद फिर इनकी मृत्यु होगी, है ना। के 2 साल बाद यानी कि 1194 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था चंदावर की लड़ाई या बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की लड़ाई। ठीक, अब चंदावर की लड़ाई इसने लड़ी कन्नौज के राजा, कन्नौज उत्तर प्रदेश या कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ, कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ। ठीक है, और इस लड़ाई में भी कौन विजयी रहा? मोहम्मद गोरी विजयी रहा। तो मोहम्मद गोरी ने 3 लड़ाइयां लड़ी 1191 में, तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को नहीं मारा। अगर उस समय ही ये मार देते तो शायद इन्हें अगली लड़ाई ना लड़नी पड़ती और शायद इनकी मृत्यु भी ना होती। ठीक है, पहली लड़ाई के बाद
इसने अपनी सेना तैयार की, मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना तैयार करने के बाद मोहम्मद गोरी फिर से आया और फिर से इसने उसी मैदान में दूसरी लड़ाई लड़ी, जिसे तराइन की दूसरी लड़ाई हम कहते हैं, ठीक है। अगले ही साल इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी थे और कौन था, पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक। कहते पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में हार गए, और जब वो हार गए तो ये जो था मोहम्मद गोरी इन्हें अपने साथ ले गया, ठीक है। और वहां जाने के बाद अलग अलग बातें बताई जाती हैं, कोई कहता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की है, कोई कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की, ठीक है। वहां जाने के बाद इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके 2 साल बाद यानी कि 1194 में फिर से इसने एक लड़ाई लड़ी, जो थी चंदावर की लड़ाई, और ये कन्नौज के राजा जयचंद के खिलाफ लड़ी गई थी, ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो जयचंद थे वो ससुर थे पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान जो जयचंद की लड़की थी उनकी शादी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी, है ना। और जब तराइन की दोनों लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी उस समय सभी राजपूत राजा उनके साथ थे, लेकिन एक ही राजा उनके साथ नहीं थे, जिनका क्या नाम था, जयचंद, ठीक है। और अगर जयचंद उनका साथ दे देते तो शायद कहीं ना कहीं क्यों कौन विजयी रहता, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो ये 3 लड़ाइयाँ थी जो किसके द्वारा लड़ी गई, मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़ी गई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, और बात करेंगे हम कैसे मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसके एक सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे फिर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सभी जितने भी जो वंश थे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।